सुमन की शादी आरोग्य से हुई थी और दोनों के ही परिवार मध्यम वर्गीय थे और अपनी हैसियत के अनुसार और आरोग्य की हैसियत के अनुसार सुमन के माता पिता ने दहेज देकर सुमन को विदा किया था। सुमन के ससुराल में उसके जेठ जेठानी अंकुश और स्वाति और सास ससुर थे। सुमन ने ससुराल आने के बाद से ही समझ लिया था कि उसके ससुराल में बहुओं की कोई हैसियत नहीं है। उसकी जेठानी स्वाति अपने पति अंकुश, अपने सास ससुर और अपने देवर यानी कि सुमन के पति आरोग्य सबसे बहुत डर कर और दब कर रहती थी और अब सुमन को भी वैसे ही रहना था, वरना वह लोग बहू पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटते थे। सुमन के लिए यह बिल्कुल नया माहौल था, पर वह क्या करती, अब तो उसे यहीं जीवन गुजारना था। उसके पिता ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर उसे आरोग्य के साथ ब्याहा था और वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। सुमन ने अपने ससुराल का हाल कभी अपने मायके में नहीं बताया था, वरना वह बेकार में परेशान होते कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक गलत घर में कर दी। सुमन बस यही सोचती थी कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उसकी जेठानी स्वाति का कहना था वह समय कभी नहीं आएगा। मैं पिछले 5 सालों से इस घर में हूँ और हालात जस के तस हैं। खैर, ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। इसी बीच सुमन के भाई बादल की बहुत बड़ी और अच्छे पोस्ट पर सरकारी नौकरी लग गई और जल्दी ही बादल की शादी एक बड़े घर में तय हो गई, क्योंकि यह सामान्य सी बात है कि यदि लड़का अच्छी नौकरी करता है तो बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आने लगते हैं और फिर दहेज का चलन तो लगभग हर घर में होता ही है, चाहे कोई कितनी भी बड़ी बातें कर ले। इसलिए बादल के माता पिता ने भी बादल की शादी एक अच्छे बड़े घर में तय कर दी, आरजू के साथ। आरजू के पिता लोकल स्तर के एक नेता थे और उनका अच्छा खासा बिजनेस भी था और बादल की पत्नी आरजू ढेर सारा दहेज और जेवर लेकर अपने ससुराल यानी कि सुमन के मायके में आई। शादी के वक्त जब सुमन के ससुराल वालों ने सुमन की भाभी आरजू का दहेज देखा और उसके जेवर देखे तो उनकी आंखें फटी रह गई और उनके मन में लालच बैठ गया, क्योंकि उनके बेटे आरोग्य को तो कुछ खास दहेज नहीं मिला था और घर आकर उन्होंने सुमन के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया कि तुम्हारे भाई बादल को इतना ढेर सारा दहेज मिला है और इतने ज़्यादा जेवर मिले हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तो हमें ठग लिया, हमारे बेटे को तो कुछ भी नहीं दिया। सुमन ने बोला भी, मेरे पिताजी की जितनी हैसियत थी उतना तो उन्होंने दे ही दिया है और अब मेरे भाई की अच्छी सरकारी नौकरी लग गई है, इसलिए बड़े घर की लड़की उस घर में बहू बनकर आई है और जो ज़्यादा दहेज लेकर आई है वह सब उनका है। इसमें मेरे माँ बाप बीच में कहाँ से आ गए और वह मुझे कहाँ से दहेज देंगे। सुमन के सास ससुर ने कहा, वह सब हमें कुछ नहीं पता, तुम अपने पापा को फ़ोन करके बोल दो कि कम से कम 5 तोला सोना और 5 लाख कैश तो हमें तुरंत का तुरंत पहुंचा ही दें, वरना ठीक नहीं होगा। सुमन ने बोला, ऐसे कैसे मैं बोल दूं, मुझे पता है मेरे पापा के पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ था वह उन्होंने मेरी शादी में खर्च कर दिया, अब वह इतना दहेज कहाँ से देंगे। इस पर अंकुश और आरोग्य ने सुमन के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया और बोला, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, तुम्हारे बाप के पास नहीं है तो तुम्हारे भाई के पास तो है, इतनी अच्छी नौकरी मिली है उसे, ऊपर से इतना दहेज भी मिला है तो वह तो दे देगा। आरोग्य ने बोला, तेरे बाप ने तो मुझे अच्छे से ठग लिया और कुछ भी नहीं दिया। सुमन को भी गुस्सा आ गया और उसने बोल दिया, हाँ तो तुम क्या उस लायक हो, आखिर क्या बड़ा करते हो तुम, ना ही तुम्हारी कोई ख़ास डिग्री है, तुम्हारे पास जितना है, जितनी तुम्हारी हैसियत है उस हिसाब से तुम्हें दहेज मिल चुका है। मेरा भाई एक सरकारी अफसर है इसलिए उसे इतना दहेज मिला है और मेरे पिताजी के पास अब कुछ भी नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। सुनकर आरोग्य ने सुमन को बहुत मारा, साथ में अंकुश ने भी बेशरम होकर अपने छोटे भाई की पत्नी को बहुत मारा और सास ससुर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जेठानी स्वाति आंखों में आंसू लिए किनारे खड़ी थी। सुमन की तकलीफ देखकर उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। जी भर के सुमन को मारने के बाद अंकुश और आरोग्य अपने अपने कमरे में चले गए और सुमन वहीं रोती रह गई। स्वाति ने सुमन से बोला, यह सब राक्षस हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जिए या मरे, तुम अपने भाई से बात करके इन्हें थोड़ा बहुत कुछ दिलवा क्यों नहीं देती, वरना यह लोग तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। सुमन ने बोला, बिल्कुल नहीं, मेरे भाई ने अपनी मेहनत से यह नौकरी पाई है और अब उसकी शादी हो गई है, उसका अपना घर परिवार है,
उसकी मेरे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं। मेरी जिम्मेदारी अब मेरे पति की बनती है। अब मेरा पति ही भिखारी है तो मैं क्या करूं? शादी में मेरे पिताजी ने इन लोगों की सारी मांगें पूरी की थी। अब शादी के इतने दिनों बाद दोबारा या इतनी मांगे मेरे भाई के दहेज को देखकर कर रहे हैं तो यह गलत है ना। मैं अपने मायके में बिल्कुल बात नहीं करूंगी। उसके बाद एक बार सुमन को प्रताड़ित करने का जो सिलसिला चला वह चलता ही चला गया। सुमन 4 महीने की गर्भवती थी और अब 2 महीने बीत चुके थे सुमन को मार खाते हुए, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रही थी। स्वाति कभी कभी बोल भी देती थी कि उसके पेट में इस घर का बच्चा है, थोड़ा तो तरस खा लो तुम लोग। तो वह जालिम अंकुश और आरोग्य स्वाति को भी पीटने से बाज नहीं आते थे और सास ससुर खड़े होकर दोनों बेटों को उकसाते थे बहू को मारने के लिए। 2 महीने से यह सब प्रताड़ना झेलते हुए सुमन का गर्भ अब 6 महीने का हो चुका था, लेकिन वह किसी भी कीमत पर अपने घर वालों से कोई भी मांग करने को तैयार नहीं थी और उसके मायके में तो किसी को कुछ पता भी नहीं था कि सुमन के साथ क्या कुछ हो रहा है। बीच में एक बार सुमन के मम्मी पापा उससे मिलने के लिए उसके ससुराल भी आए थे, लेकिन सुमन ने उस वक्त भी उनसे कुछ नहीं कहा था और सामान्य तरीके से ही बात की थी ताकि उन्हें अपनी बेटी की स्थिति जानकर दुख ना हो, क्योंकि उसे पता था उसके पिता के पास कुछ भी नहीं है और भाई के ऊपर वह अपना अतिरिक्त बोझ क्यों डालती। वैसे भी भाई की ज़िंदगी में अब उसकी पत्नी आरजू आ चुकी थी, क्या पता उसकी वजह से दोनों पति पत्नी के बीच के रिश्ते बिगड़ जाएं। सुमन ने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वह इन नीच और घटिया लोगों के सामने घुटने नहीं टेकेगी। स्वाति सुमन को समझाती थी कि यह सब दरिंदे हैं, तुझे मार डालेंगे, तू उनकी बात मान ले और अपने माँ बाप से बात कर। तेरे माँ बाप कुछ भी करके इन्हें थोड़ा बहुत भी कुछ दे देंगे तो या तुझे बख्श देंगे। लेकिन सुमन इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। वह अपनी वजह से अपने मायके में कोई तनाव अपने माँ बाप और भाई भाभी के बीच पैदा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अपने माँ बाप की औकात का उसे अंदाज़ा था। इसी बीच एक दिन सुबह सुबह सुमन के मायके में फ़ोन आया कि सुमन के पेट में उसका बच्चा मर चुका था, जिसकी वजह से उसके शरीर में जहर फैल गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। तुरंत पता नहीं चलने की वजह से पूरे शरीर में जहर फैल चुका था, क्योंकि बच्चा पेट में 2 दिन पहले ही मर चुका था, इसलिए सुमन को बचाया नहीं जा सका। सुनकर सुमन के मायके वाले सब हैरान हो गए। उन्हें तो लग रहा था सब कुछ ठीक है, एकाएक यह सब कुछ क्या हो गया। अभी 2 महीने पहले ही तो वह सुमन से मिलकर आए थे, तब तो सुमन बिल्कुल ठीक थी। उन्हें क्या पता था कि सुमन ठीक नहीं थी, बल्कि उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था और उसने अपना दर्द अपने माता पिता के साथ नहीं बांटा था। खैर, सुमन की अंतिम क्रिया में उसके माँ बाप भाई भाभी सब आए हुए थे और सबकी आंखों में आंसू थे। ससुराल में सब लोग रोने का अच्छा ड्रामा कर रहे थे ताकि किसी को कुछ शक ना हो कि सुमन के साथ उन लोगों ने क्या किया है। और फिर सुमन की अंतिम क्रिया कर दी गई। फिर सुमन के मायके वाले अपने घर जाने लगे। उनके जाते वक्त स्वाति सुमन की जेठानी सुमन की माँ से गले लगकर बुरी तरह से रोने लगी और वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। सबको लग रहा था देवरानी जेठानी में बहुत प्यार था, इसलिए वह ऐसा कर रही है। लेकिन आरजू सुमन की भाभी, वह एक मनोवैज्ञानिक भी थी। उसने स्वाति की बॉडी लैंग्वेज को समझ लिया था और उसे समझ में आ गया था जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है, बात कुछ और है। और फिर सब अपने घर आ गए। घर पर आरजू ने बोला, मम्मी पापा, सुमन दीदी के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है। स्वाति दीदी की हालत देखकर मुझे समझ में आ रहा है वह हमसे कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। शायद उन्हें किसी का डर था। सच कुछ और ही है, हमारी सुमन दीदी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। इस पर सुमन के माँ बाप ने बोला, अरे नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या सुमन हमें बताती नहीं। और अभी 2 महीने पहले ही तो हम दोनों सुमन से मिलकर आए थे, वह तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। उसके ससुराल में भी सब लोग इतने अच्छे से बोलते बतियाते हैं, कहीं से भी नहीं लगता कि वह अपनी बहू के साथ कुछ गलत करते होंगे। लेकिन आरजू यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी और वह बोल रही थी, कुछ तो बात ज़रूर है। स्वाति दीदी हमसे कुछ कहना चाहती थी पर हम समझ नहीं पाए। सुमन दीदी ज़रूर किसी मुसीबत में थी। सुमन ने आज तक अपने ससुराल के किसी भी सदस्य की असलियत अपने मायके में नहीं बताई थी, इसलिए सब लोग उन्हें बहुत अच्छा मानते थे, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा आमने सामने से बहुत अच्छे से व्यवहार किया था। कभी भी उन्हें कोई शक नहीं होने दिया था कि वह कितने घटिया लोग हैं। इसलिए आरजू की बातों पर आरजू के ससुराल में किसी को यकीन नहीं हो रहा था।
पर आरजू बोल रही थी, आप लोग मानो या ना मानो, सुमन दीदी के साथ कुछ गलत तो हुआ है और वह मैं पता करके रहूँगी। मेरी सुमन दीदी से कभी ज़्यादा बात नहीं हुई क्योंकि सिर्फ अपनी शादी में ही उनसे मिलना हुआ था और अब देखो कुछ ही महीनों में यह घटना हो गई। लेकिन सच तो मैं पता करके रहूँगी। बस मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि अगर सुमन दीदी किसी मुसीबत में थी तो उन्होंने आप लोगों से संपर्क क्यों नहीं किया। अब आरजू को क्या पता था कि सुमन ने अपने मायके में संपर्क क्यों नहीं किया। सुमन को तो लगता था कि कहीं उसकी वजह से उसके भाई भाभी और माँ बाप के बीच तनाव ना उत्पन्न हो जाए, क्योंकि सुमन भी तो आरजू से उसकी शादी के बाद नहीं मिली थी और उसे पता ही नहीं था कि आरजू इतनी सुलझी हुई अच्छी लड़की है। सुमन के मन में तो कहीं ना कहीं यह बात थी कि आरजू एक बड़े घर की लड़की है तो शायद वह घमंडी होगी और क्या पता अगर सुमन अपनी परेशानी मायके में बताए तो आरजू घर में बवाल मचा दे और उसके भाई भाभी और माँ बाप के बीच दूरियां पैदा हो जाए। लेकिन अब आरजू ने ठान लिया था दूध का दूध और पानी का पानी करने की। आखिर क्या हुआ था सुमन के साथ और कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे मारा था। ऐसी क्या प्रताड़ना दी थी उसे कि उसकी जान ही चली गई थी। कुछ दिनों के बाद सुमन के ससुराल में एक कैंप लगा था जिसमें ग्रेजुएट औरतों को बुलाया गया था, यह बोलकर कि उन्हें एक ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वह अपने घर में एक छोटा सा उद्योग खोल सकती हैं, जिसके लिए उन्हें लोन भी मिलेगा। उस कैंप में स्वाति भी आई थी। आरजू को बहुत अच्छे से पता था कि स्वाति वहां जरूर आएगी, इसलिए आरजू भी वहां छुपकर खड़ी थी और स्वाति को देखते ही वह उसे किनारे ले गई। आरजू को देखकर स्वाति घबरा गई। आरजू ने स्वाति से बोला, स्वाति दीदी, उस दिन मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ गई थी कि सुमन दीदी के साथ कुछ तो गलत हुआ है और आपको सब पता है। आप उस दिन हमसे कुछ बोलना चाहती थी पर किसी डर की वजह से बोल नहीं पाई। प्लीज़ अभी यहाँ पर कोई नहीं है, अगर कोई बात है तो आप मुझे बता दीजिए। स्वाति बहुत घबरा रही थी लेकिन आरजू ने बहुत दबाव डाला तो स्वाति ने बोला, अगर मैंने कुछ भी बोला तो जो हाल सुमन का हुआ है वही हाल मेरा भी हो जाएगा। सुमन के तो फिर भी मायके वाले थे, तब भी उसने अपना दुख अपने मायके वालों पर जाहिर नहीं किया और उसकी जान चली गई। मेरा तो कोई मायका भी नहीं है, मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। अगर इन लोगों ने मेरे साथ कुछ कर दिया तो क्या होगा। मेरा एक छोटा बच्चा है। आरजू ने बोला, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। क्या हुआ था सुमन दीदी के साथ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। स्वाति ने बोला, मुझे कुछ नहीं पता, सुमन तो अब इस दुनिया से चली गई है पर मुझे तो इसी दुनिया में रहना है ना, अपने बच्चे के साथ। तो मुझे रहने के लिए एक छत और खाने के लिए रोटी तो चाहिए ना। मुझे कुछ नहीं बोलना क्योंकि मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ और अगर मेरी जान बच भी गई तो मैं कैसे अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारूंगी इन लोगों से दुश्मनी लेकर। आरजू ने बोला, स्वाति दीदी, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, आपको कुछ नहीं होगा और ना ही आपके बच्चे को। आप सच बताइए, आपकी और आपके बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, इतना विश्वास आप मेरे ऊपर कर सकती हैं। सुमन दीदी ने तो मेरे ऊपर कभी विश्वास नहीं किया क्योंकि हमारा मिलना ही नहीं हो पाया था। लेकिन हाँ, मैं आपका बाल भी बाका नहीं होने दूंगी, आप मुझे सच बताइए। उसके बाद स्वाति ने जो कुछ बताया सुनकर आरजू की रूह कांप गई। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। स्वाति ने आरजू को बता दिया था कि उसका दहेज देखकर सुमन के ससुराल में सबको लालच आ गया था और सारे के सारे मिलकर सुमन को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। उसे 2 महीने तक बेतहाशा मारा गया लेकिन तब भी वह नहीं टूटी और अपने घर पर कुछ नहीं बोला। उसके बाद उन लोगों ने नीचता की सारी हदें पार कर दी। गर्भवती सुमन को भूखा एक कमरे में बंद कर दिया। भूख से चिल्लाती थी सुमन, उसके पेट में बच्चा था लेकिन इन नीच लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी। उसे एक रोटी नहीं देते थे। एक दिन चुपके से मैंने एक रोटी और नमक उसे खिड़की से देने की कोशिश की और मेरी सास ने देख लिया तो मेरा हाथ जला दिया। यह देखो, कहकर स्वाति ने अपना हाथ दिखाया जिस पर जले हुए का एक बहुत बड़ा सा निशान था। और फिर मेरे पति ने भी मुझे बहुत मारा था और बोला था कि अगर मैंने सुमन के ऊपर दया दिखाने की कोशिश की तो मुझे भी सुमन की तरह भूखा कमरे में बंद कर दिया जाएगा। सुमन का बच्चा तो अभी उसके गर्भ में था पर मेरा जीता जागता बच्चा मेरी गोद में था। मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं चाहकर भी सुमन के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी और सुमन लगातार 10 दिन तक भूखी थी जिसकी वजह से पेट में ही उसका बच्चा मर गया और उसके 2 दिन बाद सुमन की हालत ख़राब होने लगी। तब इन लोगों को लगा कि कहीं यह फंस ना जाए और यह लोग उसे डॉक्टर के पास ले गए।
डॉक्टर को इन लोगों ने कुछ नहीं बताया कि इन लोगों ने 10-12 दिनों से सुमन को भूखा रखा है। डॉक्टर ने जब चेक किया तो बच्चा पेट में मरा हुआ था, इसलिए डॉक्टर को समझ में आ गया कि सुमन के पेट में इन्फेक्शन फैल गया है, जिसकी वजह से सुमन काफ़ी सीरियस हो चुकी है। और जब तक डॉक्टर कुछ करते, सुमन की मृत्यु हो गई। सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा दिखा कि पेट में बच्चा मर जाने की वजह से और सही समय पर पता न चलने की वजह से सुमन की मृत्यु हुई है। और यह शातिर लोग साफ बच निकले। सुनकर आरजू हैरान हो गई, कोई इतना शातिर कैसे हो सकता है। आरजू ने बोला, अब तो हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। सुमन दीदी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, अब इन नीच और घटिया लोगों को हम सज़ा कैसे दिलवाएंगे। स्वाति अभी भी डर रही थी और बोल रही थी, मेरा क्या होगा आरजू भाभी, मैंने तो आज आपको सब सच बता दिया, अब तो मेरा भी हाल यह लोग सुमन दीदी वाला ही करेंगे। आरजू ने बोला, स्वाति दीदी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। बस अब मुझे इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए, मैं छोड़ूंगी नहीं इन्हें। यह सुनते ही स्वाति ने धीरे से अपना मोबाइल निकाला, जो कि कुछ खास नहीं था पर काम चलाऊ वीडियो बन जाती थी। उसमें स्वाति ने आरजू को एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाई जो उसने चुपके से खिड़की से रिकॉर्ड की थी, जहां सुमन भूख से तड़प रही थी और उसके सास ससुर, जेठ अंकुश और उसका पति आरोग्य सब उसके अगल बगल खड़े होकर उसे धमका रहे थे कि अगर हमारी मांग अपने मायके वालों से बोलकर पूरी नहीं करवाई तो तुझे ऐसे ही भूख से तड़पा तड़पा कर मारेंगे और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। स्वाति ने बोला, बहुत मुश्किल से यह छोटी सी वीडियो मैं बना पाई थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई आप लोगों तक पहुंचाने की, पर आज आप मुझे इतना भरोसा दिला रही हो तो यह वीडियो आपको दिखा रही हूँ। आरजू के लिए यह सबूत काफ़ी था। वह सबूत लेकर और स्वाति को लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन गई और सारा कुछ पुलिस को बताया। स्वाति ने भी गवाही दे दी थी। आरजू का साथ पाकर पुलिस जल्दी ही सुमन के ससुराल पहुंची और सबको गिरफ्तार कर लिया। अंकुश स्वाति के ऊपर हाथ उठाने जा रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यह सब कुछ करने की, लेकिन पुलिस वालों ने अच्छे से अंकुश को वहीं पर धो दिया और सबको लेकर उनकी असली जगह पर चली गई। जाते जाते आरजू ने उन लोगों को बोल दिया, अब तुम लोग जेल के अंदर ही अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, मैं तुम्हें बाहर निकलने नहीं दूंगी। कहकर आरजू ने अपने पापा को फ़ोन लगा दिया और उनसे बोल दिया कि अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा वकील करके इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का इंतज़ाम करें। यह लोग जेल के बाहर नहीं आने चाहिए। स्वाति ने अपने ससुराल वालों को जेल तो भेज दिया था, पर वह खुद बहुत डर रही थी, अब उसका क्या होगा। उसकी रोज़ी रोटी का कोई साधन नहीं है, वह और उसका बच्चा अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। आरजू ने बोला, स्वाति दीदी आप परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूँ ना। काश सुमन दीदी ने भी एक बार मुझ पर भरोसा किया होता तो शायद वह आज हमारे बीच में होती, लेकिन आपको मैं बीच मझधार में छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आप ग्रेजुएट हो, मैं पापा से बोलकर आपका कहीं ना कहीं कोई जॉब लगवा दूंगी, जिससे आप आत्मनिर्भर हो जाओगे, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरे इज्जत और मान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर पाओगे। फ़िलहाल आप हमारे साथ अपने मायके चलिए। सुमन दीदी तो नहीं रही, अब आप भी हमारे लिए सुमन दीदी की तरह ही हैं, हम आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब आप हमारे साथ ही रहेंगी और वहीं से कोई नौकरी करेंगी। स्वाति को लेकर आरजू अपने ससुराल आ गई और अचानक आरजू को स्वाति के साथ देखकर बादल और उसके मम्मी पापा हैरान हो गए और सारा सच जानकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सुमन के साथ इतना सब कुछ हो सकता है। और सुमन, उसने आज तक अपने माँ बाप और भाई भाभी से कुछ नहीं बताया, इतना सब कुछ अकेली झेलती रही। लेकिन अब कोई क्या कर सकता था सिवाय रोने के। कुछ दिनों के बाद आरजू के पापा ने स्वाति की एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी लगवा दी और आरोग्य और उसके घर वाले तो सलाखों के पीछे थे और वह वहाँ से कभी निकल ना पाए, इसका पूरा इंतज़ाम आरजू, बादल और उनका परिवार मिलकर कर रहा था। और चश्मदीद गवाह के रूप में स्वाति तो उनका साथ दे ही रही थी। अफसोस तो बस इस बात का था कि सुमन अपने भाई भाभी को कभी समझ नहीं पाई और अपने दिल की बात कभी उनसे कह नहीं पाई। काश कि सुमन ने एक बार उनसे अपनी तकलीफ़ें शेयर की होती तो शायद आज वह इस दुनिया में होती।